दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस और लैरिंजाइटिस में क्या डिफरेंस होता है, जिससे आपके यहाँ ऐसा कोई पेशेंट आए तो आप आसानी से पहचान सके कि व्यक्ति को इन तीनों में से कौन सी डिजीज हुई है, जिससे उस पेशेंट को आप आसानी से ट्रीटमेंट दे सके। इसके साथ ही हम इन तीनों के सिम्टम्स लक्षण में अंतर को समझेंगे और कौन सा डिजीज किस कारण से होती है, किस डिजीज में क्या ट्रीटमेंट चलेगा, ये सभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉन्सिलाइटिस। सबसे पहले हम जानते हैं टॉन्सिलाइटिस होती क्या है और इसका हमारे बॉडी में क्या काम होती है। तो दोस्तों टॉन्सिल हमारे गले में होती है, इसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इसी को टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। टॉन्सिल का काम क्या होती है, तो यह बैक्टीरिया वायरस जैसे खतरनाक जीवाणुओं को गले के पास ही किल कर देती है। हमारे बॉडी को इन इन्फेक्शनों से बचाने का काम करती है, बट कभी कभी बैक्टीरिया या वायरस स्ट्रॉन्ग होती है जिससे हमारा टॉन्सिल किल नहीं कर पाती है और वह बैक्टीरिया या वायरस टॉन्सिल को इन्फेक्टेड कर देती है, जिसकी वजह से टॉन्सिल में सूजन आ जाती है, जिसे टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। जिसमें आपको बता दें कि 90% टॉन्सिलाइटिस वायरस के कारण होती है। तो अब बात आती है कि कैसे पहचाने व्यक्ति को वायरस के कारण टॉन्सिलाइटिस हुई है या बैक्टीरिया के कारण टॉन्सिलाइटिस हुई है। तो इन दोनों में कुछ ऐसे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं जिसके आधार पर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस वायरस के कारण हुई है या बैक्टीरिया के कारण हुई है। देखिए वायरस के केस में जब आप पेशेंट का मुंह खोलकर टॉर्च के माध्यम से देखेंगे तो उसका टॉन्सिल सूजा हुआ दिखेगा, लेकिन टॉन्सिल पर कोई वाइट स्पॉट उजला धब्बा नहीं दिखेगा। जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको टॉन्सिल पर उजला उजला धब्बा भी दिखेगी। प्लस आपको वायरस के केस में सर्दी जरूर होगी, क्योंकि सर्दी वायरल इन्फेक्शन के कारण ही होती है। टॉन्सिल के बस दो ही कारण होते हैं, एक वायरल इन्फेक्शन और दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और ये भी आपको बता दें कि वायरल टॉन्सिलाइटिस ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, इसमें सिंपल ट्रीटमेंट देने पर पेशेंट 7 दिनों के अंदर ठीक हो जाती है। जबकि बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस थोड़ी खतरनाक होती हैं, इसलिए आपको पहचान करना जरूरी होता है। एक वायरल टॉन्सिलाइटिस का आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे पहले के लोगों को गले में दर्द भी होता था तो वह वैद्य ओझा से झड़वाने जाते थे, क्योंकि उस टाइम कोई ट्रीटमेंट नहीं था, कोई डॉक्टर वगैरह ये सब नहीं रहते थे और वायरल इन्फेक्शन होता था तो वह 5 से 7 दिनों में ठीक हो जाता था। तो लोग क्या समझते थे कि कोई कुछ कर दिया है इस वजह से व्यक्ति ठीक हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता था। वायरल इन्फेक्शन है जो उसमें आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हो, हाइड्रेट रहते हो और थोड़ा बहुत हाइजीन का ख्याल रखते हो, तो उसमें वह इजीली 5 से 7 दिनों में आपका ठीक हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा खतरनाक होती ही नहीं है, इस वजह से वायरल टॉन्सिलाइटिस में ज़्यादा डरने की बात नहीं होती है। थोड़ा डरने की बात होती है तो बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस है, क्योंकि वो थोड़ा क्रॉनिक होती है। अब टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स की बात करें तो क्या क्या लक्षण आपको टॉन्सिलाइटिस के केस में दिख सकती है। तो सबसे मेन सिम्टम्स है टॉन्सिल में सूजन। जब आप व्यक्ति का मुंह खोलकर देखेंगे तो टॉन्सिल सूजा हुआ दिखेगा, साथ ही गले में दर्द और खराश बार बार होगी, कुछ भी निगलने में दर्द होगा। इसके वजह से व्यक्ति को नाक और कान में भी दर्द हो सकती है, बुखार लग सकती है, थकान महसूस हो सकती है, मुंह से दुर्गंध आएगी, खांसी हो सकती है और खांसी भी ज़्यादा वायरल केस में ही होती है, व्यक्ति को ठंड लग सकती है। साथ ही हमारे गले में लिम्फ नोड्स होती है, वैसे तो यह पूरे बॉडी में होती है पर गले के पास ज़्यादा होती है, ये तो इसमें भी स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से गले के आसपास पेशेंट के गर्दन पर गांठ दिख सकती है। इन्वेस्टिगेशन में आप चाहे तो ब्लड टेस्ट कराकर देख सकते हैं व्यक्ति को कौन सा इन्फेक्शन है, वायरल है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वायरल होगी तो उसमें आपको एंटीबायोटिक नहीं चलाना है, एंटीबायोटिक का वायरल इन्फेक्शन में कोई लाभ ही नहीं होता है, आप चलाओगे लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसमें एंटीवायरल ड्रग चला सकते हैं जैसे कि एसिक्लोविर 400 mg, या एंटीवायरल ड्रग भी नहीं देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही सिर्फ देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, क्योंकि यह उतनी खतरनाक नहीं होती है। और यदि आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते हैं तो देखकर पहचानने की कोशिश कर सकते हैं वाइट स्पॉट दिख रही है या नहीं दिख रही है। यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगे तो एंटीबायोटिक में टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन एक डेली 3 दिनों तक पेशेंट को लेने की सलाह दे सकते हैं। और यदि एंटीवायरल लगे तो उसमें एंटीवायरल ड्रग चलाने की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी जो ट्रीटमेंट आपको बताने वाले हैं उससे ही ठीक हो जाएगी। अब जो ट्रीटमेंट बताएंगे वह बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस हो या वायरल टॉन्सिलाइटिस हो, दोनों में चलेगा। सबसे पहले पेशेंट को गर्म पानी में नमक डालकर 4 टाइम गरारा करने की सलाह देना है, इससे सूजन और इन्फेक्शन जल्द खत्म होगा। इसके अलावा चाहे तो भाप लेने का भी सलाह दे सकते हैं, इससे और जल्दी इन्फेक्शन और सूजन खत्म होगी, ठीक है। इसके अलावा गले की खराश और एलर्जी को खत्म करने के लिए लिवोसिट्रिजिन और मोंटेलिक्वास्ट कॉम्बिनेशन का कोई टैबलेट दे सकते हैं। दर्द के लिए डाइक्लोफिन और पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन का कोई टैबलेट दे सकते हैं। प्लस सूजन कम करने के लिए प्रेडनिसोलोन 5 mg टैबलेट पेशेंट को एक सुबह शाम लेने की सलाह दे सकते हैं। खांसी के लिए सिर्फ जेडेक्स या कोडेक्स DX 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम लेने की सलाह दे सकते हैं। और एक चीज़, अगर पेशेंट वायरल टॉन्सिलाइटिस है तो इलेक्ट्रोल पाउडर पानी में घोलकर ज़्यादा से ज़्यादा पीने की सलाह दे, क्योंकि पेशेंट जितना हाइड्रेट रहेगा उतनी ही जल्द वायरल इन्फेक्शन खत्म होती है। साथ ही पेशेंट को तली भुनी चीज़ों से दूर रहने की सलाह दें, क्योंकि इससे गले की एलर्जी बढ़ सकती है, टॉन्सिलाइटिस और बढ़ जाएगी और जल्दी ठीक नहीं होगी।
तो दोस्तों ये जानकारी थी टॉन्सिलाइटिस के बारे में। आगे हम आपको फेरेंजाइटिस और लैरिंजाइटिस के बारे में बताएंगे, तो आपको इन तीनों में डिफरेंस आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं करना है कि आधा वीडियो अभी देख लेते हैं और आधा बाद में देखें, तो इस तरह से आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है फेरेंजाइटिस। तो पहले हम जान लेते हैं फेरेंजाइटिस क्या होती है और इसके हमारी बॉडी में क्या काम होता है। दोस्तों जिस प्रकार हमारे गले में टॉन्सिल होती है उसी प्रकार हमारे गले में फेरिंग्स होती है, और जब फेरिंग्स में किसी वजह से सूजन आ जाती है तो उसे फेरेंजाइटिस कहा जाता है। फेरिंग्स नसल कैविटी और ओरल कैविटी से होते हुए इसोफेगस तक होती है। इसका दो काम होता है, एक भोजन को भोजन नली तक ले जाना और दूसरा वायु को वायु नली तक ले जाना, यही इसका काम होता है। यह भोजन नली और सांस नली पर एक तरह से ढक्कन की तरह काम करता है। जब आप सांस ले रहे होते हैं तो उस टाइम फेरिंग्स भोजन नली को ढक देता है, जिससे ऑक्सीजन सांस नली में ही जाती है, और जब आप खाना निगल रहे होते हैं तब फेरिंग्स सांस नली को बंद करके भोजन नली को खोल देती है, जिससे खाना भोजन नली में ही चली जाती है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि आप एक साथ खाना और ऑक्सीजन अंदर नहीं ले सकते हैं। फेरिंग्स का हमारे बॉडी में बहुत महत्व होता है। अगर यह हमारे बॉडी में नहीं होगा तो जो खाना खाते हैं वह किधर चला जाएगा, सांस नली में भी जा सकती है, क्योंकि वह ढका हुआ नहीं रहेगा। जब ढका हुआ नहीं रहेगा तो वह जो हम खाना खाएंगे तो ऊपर से जाएगा तो किसी भी नली में जा सकती है, और जब सांस नली में खाना जाएगी तो सांस नली को ही ब्लॉक कर देगा और फिर व्यक्ति सांस नहीं ले पाएगा और सीधे ऊपर चला जाएगा। और फेरिंग्स का कंट्रोल हमारे ब्रेन से होती है। कभी कभी क्या होती है कि कोई व्यक्ति खाना खाते रहेगा और ध्यान कहीं और रहेगा, कुछ और सोचते रहता है, तो ब्रेन का ध्यान भोजन पर अच्छे से नहीं रहेगा। जब वो व्यक्ति खाना अंदर निकलेगा तो एक दो कण सांस नली में भी चली जाती है। तो सांस नली का मसल बहुत ही समझदार होता है। जैसे ही देखेगा खाना इधर आ रहा है, एकदम ज़ोर से झटका देगी, जिससे व्यक्ति को तेज़ खांसी होगा और व्यक्ति के मुंह के अंदर जितना भी खाना रहता है वह सभी बाहर आ जाता है। तो आई होप आप सभी को फेरिंग्स अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं इसके कारण पर, किस कारण से फेरिंग्स में सूजन आ जाती है। तो ज़्यादातर फेरेंजाइटिस भी वायरस की वजह से ही होती है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, या बहुत ज़्यादा ठंड या गर्म पानी पीने से मसल इंजर्ड हो जाती है, और एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। फेरेंजाइटिस की कुछ खास सिम्टम्स की बात करें तो जब आप पेशेंट का मुंह खोलकर देखेंगे तो उसका टॉन्सिल में सूजन के साथ साथ पूरा गला ही सूजा हुआ दिखेगा। टॉन्सिल में इसलिए सूजन दिखेगी क्योंकि फेरिंग्स नसल और ओरल कैविटी से होते हुए इसोफेगस तक होता है। मतलब फेरिंग्स हमारे नाक और ओरल कैविटी मतलब मुंह से भी कनेक्टेड रहती है, इसी वजह से टॉन्सिल में भी सूजन आ जाती है। प्लस यह नाक से कनेक्टेड रहती है तो नाक बहना और छींके आना जैसी समस्या देखी गई है। गले सिज जाने के कारण गले में कुछ अटका हुआ जैसा महसूस हो सकती है। बाकी वही सिम्टम्स होगी जो टॉन्सिलाइटिस में थी, बस इसमें तो आपको खास सिम्टम्स यही दिखेगी कि टॉन्सिल में सूजन के साथ साथ गले भी सूजा हुआ दिखेगा, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि व्यक्ति को फेरेंजाइटिस ही हुआ है। ट्रीटमेंट की बात करें तो टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस की ट्रीटमेंट सेम चलेगी, सिर्फ इसमें आपको सिविरिटी पर ध्यान देनी है। इसमें कई बार इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो उस कंडीशन में इंजेक्शन मोनो से 4 ग्राम सुबह शाम 3 दिनों तक चलाई जाती है। बाकी ट्रीटमेंट सेम टॉन्सिलाइटिस में जो चलती है वही चलेगी, सिर्फ लैरिंजाइटिस में थोड़ा अलग चलेगी जो हम आगे जानेंगे। लैरिंग्स हमारा ट्रेकिया यानी सांस नली और फेफड़ा के बीच होती है, यानी जिस जगह से ऑक्सीजन हमारा फेफड़े में प्रवेश करती है वहाँ पर हमारा लैरिंग्स प्रेजेंट होती है, और लैरिंग्स की मदद से हम आवाज़ निकाल पाते हैं, इसलिए इसे वॉइस बॉक्स नाम से भी जाना जाता है। आप देखते होइएगा कि कोई कोई व्यक्ति तुतला कर बोलते हैं या कोई कोई तो बोल ही नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका लैरिंग्स सही से काम नहीं करता है, उनका लैरिंग्स का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है इस वजह से। और जब हमारा नॉर्मल लैरिंग्स किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाती है, स्वेलिंग सूजन आ जाती है, तो इसी को लैरिंजाइटिस कहा जाता है। इसके अलावा भी कई कारण होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, बहुत ज़्यादा बोलने गाने या चिल्लाने के कारण। जैसे आप देखते होइएगा किसी व्यक्ति के घर में कोई फंक्शन या काज रहता है तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, बोलना या चिल्लाना पड़ता है, जिसके कारण उसका गला बैठ जाता है। उसके बाद आवाज़ ऐसा लगेगा जैसे कोई महिला बोल रही है। तो इसके अलावा वो कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है या एयर पोल्यूशन वाले जगह पर रह रहा है तो भी उसे फेरेंजाइटिस हो सकती है, क्योंकि धूम्रपान या फिर एयर वाले जगह पर रहने पर उसे एलर्जी हो जाती है। या व्यक्ति को गले में किसी प्रकार की चोट लग गई हो तो भी लैरिंजाइटिस डेवलप हो सकती है। कभी कभी एसिड रिफ्लेक्स की वजह से भी लैरिंजाइटिस हो जाती है। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति को एसिड ज़्यादा बन रही हो और वह बार बार ऊपर की ओर आ रही हो, किसी वजह से आप देखते होइएगा कि कई व्यक्ति बताते हैं कि हमारे गले में जलन हो रही है,
तो यही एसिड कभी कभी लैरिंग्स को भी इन्फेक्टेड कर देती है, जिसकी वजह से लैरिंजाइटिस हो जाती है। लैरिंजाइटिस में आपको लक्षण देखने को मिल सकती है जिसमें पेशेंट का आवाज़ दब जाती है, बोलने में कठिनाई यानी दर्द होगी, क्योंकि हमारा आवाज़ निकलती है लैरिंग से और उसमें प्रॉब्लम आ गई तो बोलने में खास दर्द होगा, जो खासकर स्वर यंत्र में होगा, यानी वोकल कॉर्ड जो लैरिंग्स है उसमें होगा, जिससे आप पहचान सकते हैं व्यक्ति को लैरिंजाइटिस की समस्या ही हुई है। बाकी सभी लक्षण सेम ही रहेगी जो टॉन्सिलाइटिस में और फेरिंजाइटिस में आपको दिखी थी। इसमें ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले व्यक्ति को आवाज़ को पूर्ण रूप से आराम देना होगा, क्योंकि लैरिंग्स में इंजरी है और जब हम बोलेंगे तो हमारे लैरिंग्स पर दबाव पड़ता है, उसमें और इंजरी बढ़ सकती या फिर बोलना जरूरी हो तो बिल्कुल धीमा आवाज़ निकालने की सलाह दें। इसमें भाप जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि भाप ऑक्सीजन के थ्रू हमारे लैरिंग्स तक जाता है और सूजन को कम करता है। टॉन्सिलाइटिस और फेरिंजाइटिस में आप गर्म पानी में नमक डालकर गरारा करने की सलाह देते हैं, लेकिन इसमें गरारा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि यह हमारे लैरिंग्स एयर वाले एरिया में होती है, फूड वाले एरिया में नहीं। भाप लेनी चाहिए, क्योंकि भाप एयर के थ्रू लैरिंग्स तक पहुंच जाती है और सूजन इन्फेक्शन को कम करने में मदद करती है। तो आपको भाप जरूर लेनी चाहिए। आपके पास भाप मशीन नहीं है तो आप घरेलू तरीके से ले सकते हैं, जिसमें एक बर्तन में गर्म पानी डालकर सिर के ऊपर एक कपड़ा डालकर लंबी सांस ले सकते हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शन हो तो उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट, आप पेशेंट को स्मोकिंग और पोल्यूशन वाले एरिया से बचने का सलाह दें। अब हम आते हैं दवाओं पर। तो इसमें 5 तरह की दवा पेशेंट को दी जाती है। फर्स्ट है एंटीबायोटिक, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन डेली 1 टैबलेट 3 दिनों तक लेने की सलाह दी जाती है। दूसरा, एलर्जी के लिए लिवोसिट्रिजिन और मोंटेलुकास्ट कॉम्बिनेशन का टैबलेट देना है, जो सुबह शाम लेने की सलाह दे सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट, खांसी के लिए सिर्फ कोडेक्स डीएक्स 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम लेने की सलाह दे सकते हैं। तीसरा, दर्द और सूजन को कम करने के लिए डाइक्लोफेन एंड पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन देना है, प्लस साथ में प्रेडनिसोलोन 5 mg भी देना है, जिससे सूजन जल्दी कम होगी। ये दोनों टैबलेट पेशेंट को सुबह शाम लेने की सलाह देना है। पेशेंट को एसिड की समस्या हो तो साथ में टैबलेट पेंटॉप DSR डेली एक खाली पेट लेने की सलाह दें। ये सभी ट्रीटमेंट आप 3 दिनों तक चलाएं। ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो तो 5 दिनों तक चलाएं, इतना में यह प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस और लैरिंजाइटिस के बारे में। मैं लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा।